हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। संगठन है आपका एनजीओ ए, एनजीओ बी, एनजीओ सी। क्लियर है? ये नंबर ऑफ ट्रीज आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, और इधर है आपके स्टेट्स है। बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, असम है और तमिलनाडु है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य में एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या दूसरी सबसे कम है ना? तो एनजीओ ए में जो सबसे कम है वो आपके यहाँ पर है। इससे कम जो है वो आपके यहाँ पर है। दूसरा सबसे कम एनजीओ ए में है बिहार। दूसरा एनजीओ बी की अगर मैं बात करूं तो एनजीओ बी में दूसरा सबसे जो कम है वो आप लोगों का क्या है? पंजाब, है ना? किस राज्य में एनजीओ ए एनजीओ दो द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या दूसरी सबसे कम है? ए और बी दोनों के द्वारा आप लोगों को यानी कि यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना? जब ए और बी दोनों के द्वारा निकालेंगे तो हम लोग दोनों का कंबाइंड यहाँ पे निकालेंगे। तो कंबाइंड देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एनजीओ ए और बी का निकालू तो एनजीओ ए का सबसे कम यहाँ पर है, या फिर यहाँ पे लेंगे एनजीओ ए यहाँ पर है 100 और एनजीओ बी यहाँ पर है 60। तो बिहार में हो गया आप लोगों का 160। तो बिहार में हो गया आप लोगों का यहाँ पर 160। क्लियर है? अब इसके बाद अब हम लोग पंजाब की बात करें तो कितना है पंजाब में? 120 और 80 यानी कि 200। पंजाब में 200 हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद अगर हम लोग हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कितना है? 80 है और 140 है। तो हरियाणा में 80 और 140 यानी कि 220 आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करें असम, तो असम में कितना है आप लोगों का यहाँ पर? तो असम में आप लोगों का यहाँ पर कितना है? ये है 150 और 160। कितना है? यानी कि 150 और 160 यानी कि 310 है। अगर तमिलनाडु की बात करें हम लोग तो तमिलनाडु में कितना है? 140 और 180 है। 140 और 180 यानी कि 320 है। तो सबसे जो कम है वो आप लोगों का है बिहार में, फिर उससे कम जो है वो आपका पंजाब में। तो यहाँ पर पंजाब आएगा और आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है ना? 5 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो हरियाणा में एनजीओ ए द्वारा लगाए गए पेड़ों और तमिलनाडु में एनजीओ सी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में कितना अंतर है? हरियाणा में एनजीओ ए की बात हो रही है। हरियाणा में जो एनजीओ ए के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं? 80। ठीक है? और एनजीओ सी के द्वारा तमिलनाडु में, तो एनजीओ सी के द्वारा तमिलनाडु में लगाएगा 160। तो यानी कि आपका जो आवश्यक अंतर आएगा 180 माइनस 160 यानी कि 80 आएगा। और 80 आपका कहाँ पर आ रहा है? तो आप यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 5 में आप लोगों का जवाब यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में बन रहा है। ठीक है? है ना? तो आप कह देंगे यहाँ पे 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्न तालिका 5 अलग अलग विषयों के 4 अलग अलग कॉलेजों में भर्ती हुए छात्रों के प्रतिशत विवरण के बारे में दर्शाती है। तालिका में प्रत्येक विषय में सभी छात्रों के क्रमशः पुरुष और महिला अनुपात भी शामिल है। निम्न तालिका पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
है ना। तो छात्र है आप लोगों के यहाँ पे, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वाणिज्य है, इतिहास है और गणित है। यहाँ पे कॉलेज है आप लोगों के, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। अब चार कॉलेजों ए बी सी डी के बीच कुल छात्रों का विवरण 2:3:3:2 है। यदि कॉलेज डी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो कॉलेज ए में वाणिज्य और इतिहास के छात्रों की कुल संख्या क्या है। आप देखिएगा, देखो यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है, कॉलेज डी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 800, ठीक है। कॉलेज डी में, क्लियर है, कॉलेज डी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 800। तो कॉलेज ए में वाणिज्य और इतिहास में छात्रों की कुल संख्या, है ना। तो कॉलेज ए में छात्रों की कुल संख्या, तो डी में अगर 2 यूनिट की वैल्यू 800 है, समझना, तो ए में भी 2 यूनिट की वैल्यू 800 आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है ना। वाणिज्य और इतिहास की बात हो रही है, वाणिज्य और इतिहास की, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो वाणिज्य में कॉलेज ए में 25 है और ये आप लोगों का 20 है, तो यानी कि 25-20 टोटल कितना आ गया आप लोगों का, 45 आ गया। तो 800 का सीधा सीधा 45% निकाल देना, है ना। इतिहास और वाणिज्य में छात्रों की संख्या 800 का 20 + 25%, 800 गुणा 45/100, 45 गुणा 8, यानी कि 360 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। निर्देश निम्न तालिका 5 अलग अलग विषयों के लिए 4 अलग अलग कॉलेजों में भर्ती हुए छात्रों के प्रतिशत विवरण के बारे में दर्शाती है। तालिका में प्रत्येक विषय में सभी छात्रों के क्रम से पुरुष और महिला अनुपात भी शामिल है। निम्न तालिका पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। कह रहा है कि 4 कॉलेजों ए बी सी डी के बीच कुल छात्रों का विवरण 2:3:3:2 है। यदि कॉलेज बी में भर्ती हुई छात्रों की संख्या 600, तो कॉलेज सी में पुरुष छात्रों की संख्या क्या है। कॉलेज बी में यानी कि 600 है, तो कॉलेज सी में भी 600 हो जाएंगे भाई, क्योंकि 3 यूनिट है। कॉलेज सी में कुल पुरुष छात्रों की संख्या, तो कॉलेज सी में, है ना, 600 तो टोटल छात्र है। अब इसमें कॉलेज सी में अगर पुरुष छात्रों की हम लोग बात करें, है ना, तो कॉलेज सी में अगर हम पुरुष छात्रों की बात करें, देखो अब ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज बी में छात्रों की संख्या 600, कॉलेज सी में छात्रों की संख्या 600/3 गुणा 3, यानी कि 600 ही आ गया था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज निकालने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पर देखना कि कॉलेज सी में भौतिकी में 30% छात्र है और 30% का पुरुष छात्र कितना है, 2:3, जिसमें पुरुष 2 है। तो देखिएगा 600 का 30% और टोटल आएगा, टोटल 5, यानी कि 30% गुणा 2/5। तो 600 गुणा 30% हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 गुणा 2/5, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 600 जाएगा, 6 चंग 36 दूनी 72 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी कि रसायन विज्ञान, इसमें 20% है रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में पुरुष कितना है, 600 गुणा 20%, और इसमें कितना है भाई, 3/5 इंटू 3/5 है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 4 बार, 6 चौक 24, 72 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वाणिज्य की बात करेंगे जो कि 10% है। 600 का 10% 60, और 60 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो वाणिज्य में आप लोगों के छात्र आ जाएंगे 20 पुरुष छात्र। अगर अब हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री की बात करेंगे 20%, 600 को 20%, 120, 120 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 80 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर गणित की बात करूं, 600 का 20%, 120, 120 को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 60 आएगा। तो टोटल अब इनको ऐड करूंगा, देखो कितना आया, 72, 72, 20, 80 और 60, 72 + 72 + 20 + 80 + 60, तो आएगा 72, 72, 144, 20, 80, 100, 244 और 60, 304 आ गए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सेम इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सवाल चेंज हो गया, देखते हैं। यदि कॉलेज ए में इतिहास विषय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 है, तो कॉलेज बी में रसायन विज्ञान में महिला छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? कॉलेज ए में, ठीक है ना, इतिहास विषय, कॉलेज ए में इतिहास विषय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या, तो इतिहास में यानी कि कॉलेज ए में 20% है, इन 20% की वैल्यू है 300, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1500, है ना। 1500 किसकी वैल्यू आएगी? इस 2 यूनिट की। कॉलेज बी की बात करूंगा, 2 यूनिट बराबर 1500, 3 यूनिट आएगा आपका 2250। 2250 में रसायन विज्ञान में महिला छात्रों की संख्या, है ना, बी में रसायन विज्ञान में और महिलाओं की संख्या, यानी कि 2250 का 15% और गुणा 2/5। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2250 का 15% और गुणा 2/5। समझ में आ रही ना बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है, तो सारी चीजें क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। तो देखिएगा ये आप लोगों का कितना आएगा, इस 0 से ये आपकी 0 कटेगी, 5 से 15 3 बार, और 2 से 10 5 बार, और 5 दिए, 5 से आपका चला जाएगा 5 चौक 20, 5 बजे 25, और 45 गुणा 3 यानी कि 135। तो 135 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कह दोगे कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ से देखते। देखो इंस्ट्रक्शन और सवाल सेम है। यदि सभी कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले कुल छात्र 2000 है, सभी कॉलेजों में, तो कॉलेज बी में महिला छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी में 2000 है, तो टोटल अनुपात 2:3:3:2। इन सभी का मैं सम कर लूंगा, 2:3:3:10 आ जाएगा। और जी अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉलेज बी का। तो कॉलेज बी में कितना है? 2000 का 3/10, तो 600 आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? महिला छात्रों की कुल संख्या कॉलेज बी में, है ना। तो कॉलेज बी में भौतिक विज्ञान में 15% महिला है, 600 का 15% और उसका 3/5। तो यहाँ पे कहूंगा 600 का 15%, उसका 3/5, तो ये आप लोग आएगा 54। ऐसे रसायन विज्ञान में कितने परसेंट है? 600 का 15% और उसका आएगा 2/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है। इसी तरीके से कॉलेज बी में वाणिज्य का 15% और महिला का आएगा 2/3, तो 600 का 15% और 2/3 आएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आएगा इतिहास में 30% और 1/3, 600 का 30% और 1/3 आएगा। इसके बाद आप लोगों का कितना आएगा? 25% और 1/2, तो 600 का 25% और 1/2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 75 आएगा। वैल्यू आप लोगों की आई है 54, 36, 60, 60 और 75। 54 + 36 + 60 + 60 + 75, 54, 36, 90, 60, 150, 60, 210, 75, 285। तो 285 यानी कि कहाँ पे आ गया? ऑप्शन नंबर 3rd में आ गया। तो 3rd ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, यदि कॉलेज ए में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो कॉलेज डी में गणित और इतिहास में छात्रों की संख्या का योग क्या है? ठीक है ना। कॉलेज ए में 800 है, यानी कि 2 की वैल्यू 800, ठीक है। तो कॉलेज डी में कितना हो जाएगा? ये भी 800 हो जाएगा। तो गणित और इतिहास में छात्रों की संख्या का योग, तो कॉलेज डी में गणित और इतिहास में 40% है, तो सीधा 800 का 40% निकाल दो। तो 800 का 30 + 10 40%, 800 × 40/100, तो 8 चौक 32 और एक 0 और लगा दूंगा, यानी कि 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे 320 फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। NGO A, NGO B, NGO C। नंबर ऑफ ट्रीज है आपके कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बिहार पंजाब स्टेट्स है आप लोगों के, बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, तमिलनाडु। हरियाणा में सभी गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की औसत संख्या कितनी थी? हरियाणा में, देखो हरियाणा में सभी के द्वारा, यानी कि 80 है, 140 है और 150 है, इन सभी को जोड़ दूंगा।
औसत संख्या पूछ रहा है आपसे। 80 है, 140 है, और जी ये आप लोगों का 160 और 180 के बीच में है, यानी कि 4 4 8, 168 आप लोग का ये आ गया। तो इन सभी को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यानी कि 168 प्लस 140 प्लस 80, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 388/3 इक्वल टू 129। अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 129, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ना पहला होगा, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 5 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, एनजीओ, एनजीओ बी, एनजीओ सी, ये नंबर ऑफ ट्रीज है यहाँ पे, ये स्टेट्स है। बिहार में एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, पंजाब में एनजीओ बी और सी द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो पंजाब में बी और सी की अगर मैं बात करूं तो ये तो बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया। तो पंजाब में कितना आ गया, 80, 80 और 88, 80, 80 प्लस 88 का कितना है भाई साहब बिहार में। तो बिहार में कह रहा है कि ए और बी का, तो बिहार में जो आपका ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 88 गुणा 100। तो 100 प्लस 60 160 बटे 80 प्लस 88 168 गुणा 100, ये 95% आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी आप कहोगे कि फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सवाल यहाँ से है, तमिलनाडु में एनजीओ बी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, असम में एनजीओ सी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, असम में एनजीओ ए द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है। तमिलनाडु में एनजीओ बी, एनजीओ बी यानी कि 180, असम में एनजीओ सी, तो असम में एनजीओ सी यानी कि 120, 180 इस टू 120। देन इसके बाद असम में एनजीओ ए, तो असम में एनजीओ ए की अगर बात करें वो यहाँ पर आप लोग आ जाएगा, है ना, एनजीओ ए आप लोग 150 आ गया। तो यहाँ से रेशियो निकल कर आप लोग आएगा 180 प्लस 120 प्लस 150, 30 से कट करूंगा 6:4:5, है ना, कितना आ जाएगा 6:4:5 आ जाएगा, 6:4:5, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। एक निर्माण चिंता ने 5 अलग अलग श्रमिकों पी, एम, बी, एस और टी द्वारा 2 अलग अलग कार्यों कार्य 1 और कार्य 2 को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या के बारे में विवरण दिया। कार्य 1 को पी, एम, बी, एस और टी द्वारा क्रम से 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन और 10 दिन में पूरा किया जाता है। कार्य 2 को पी, एम, वी, एस और टी द्वारा क्रम से 5, 6, 8, 7 दिन और 7 और 5 दिन में पूरा किया जाता है। जब प्रतिदिन 10 घंटे काम लिया जाता है तो पी, एस और टी द्वारा एक साथ काम करके कार्य 1 और 2 को पूरा करने में लिए गए घंटों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे कार्य 1 के लिए पी, एस और टी द्वारा लिया गया समय, 1 को डिवाइड करेंगे 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/10, तो 1 डिवाइडेड 7, 5, 10 का एलसीएम 70 आएगा, 7 से 70 10 बार 10 आएगा, 5 से 70 14 बार 14, 10 से 70 7 बार, तो 1 डिवाइडेड बाई 31/70 यानी कि 70/31 यानी कि 2.3 डेज आएगा। एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 2.3 डेज है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 घंटे आ जाएगा। कार्य 2 के लिए बात करूं तो लिया गया समय 1 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5, तो 1 डिवाइडेड 5 7 5 एलसीएम 35 आएगा, 5 से 35 7 बार, 7 से 35 5 बार, 5 से 35 7 बार, तो 1 डिवाइडेड 19/35, तो 35/19 यानी कि 1.8 डे। एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 1.8 गुना 10 यानी कि 18 घंटे,
आवश्यक अंतर 23 माइनस 18 यानी कि 5 घंटे आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। सेम है स्टेटमेंट आपकी, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम लिया जाता है तो एम वी और एस को एक साथ काम करके एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करने के लिए लगभग कितने घंटों की आवश्यकता होगी, यह आप लोगों को बताना है। तो एम वी और एस के द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/5। 1 डिवाइडेड 8 6 5 कैल्शियम 120, 8 से 120 15 टाइम्स प्लस 6 से 120 20 टाइम्स, 5 से 120 24 टाइम्स। 1 डिवाइडेड बाई 15 20 और 24, तो 59/120 यानी कि 120/59 इक्वल टू 2 दिन। कार्य के 3/5वें भाग में लिया गया समय, तो 3/5 गुणा 2 दिन यानी कि 1.2 डे। 1.2 डेज को एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 1.2 इंटू 8 यानी कि 9.6 घंटे। 9.6 का मतलब है 6 घंटे 9 घंटे 36 मिनट। कार्य 1 का 3/5 भाग 2 गुणा 3/5 यानी कि 1.2, है ना। यानी कि 9 घंटे 36 मिनट आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है जी। यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। स्टेटमेंट तो सेम है आपकी। सवाल देखते हैं। कार्य 1 पी तथा एम द्वारा एक साथ पूरा किया गया, कार्य 2 बी तथा एस द्वारा एक साथ पूरा किया गया। दोनों कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिनों के बीच अंतर क्या है, आपको बताना है। सॉल्यूशन समझते हैं। कार्य 1 करने में पी और एम द्वारा लिया गया समय 1 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस 1/8। 1 डिवाइडेड बाई 7 और 8 कैल्शियम 56, 7 से 56 8 बार जाएगा प्लस 8 से 56 7 बार, तो ये आएगा 15/56 यानी कि 56/15। वी और एस द्वारा कार्य 2 करने में लिया गया समय 1 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/7। 1 डिवाइडेड 8 7 56, 8 से 56 7 बार, 7 से 56 8 बार, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 56/15 दिन। कोई अंतर नहीं है। 56/15 56/15 यानी कि आवश्यक अंतर जो निकल कर आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिफ्थ ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। एक जहाज में 1200 यात्री है। कुल यात्रियों में से 18% ब्रिटेन से है। कुल यात्रियों में से 2/5वां हिस्सा दक्षिण अफ्रीका से है। कुल यात्रियों में 6% मेडागास्कर से है। शेष यात्री भारत से है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों में 25% महिला है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में आधे पुरुष है। मेडागास्कर से कोई महिला यात्री नहीं है। भारत से आने वाले यात्रियों में से 2/3 महिलाएं हैं। मेडागास्कर से आने वाले यात्रियों की संख्या दक्षिण अफ्रीका से आने वाली महिला यात्रियों की संख्या तथा भारत से आने वाले कुल यात्रियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। ठीक है ना। तो ब्रिटिश यात्री आप लोगों के कितने हैं? 1200 गुणा 18%, 1200 गुणा 18/100 यानी कि 216। महिला कितनी है भाई? तो महिला है आप लोगों की, ठीक है, 25%। ठीक है ना। तो महिला जब 25% है, 25% यानी कि 1/4, 216/4 यानी कि 54। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 216 टोटल में से महिला 54 घटा दूंगा तो पुरुष आपके 162 आएंगे। मेडागास्कर से यात्री कितने हैं? 6%। तो 1200 गुणा 6/100 यानी कि 72 है, जिसमें महिला कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पुरुष है। दक्षिणी अफ्रीका से आए यात्री यानी कि 1200 का 2/5, 2/5 480, जिसमें पुरुष 240 और महिला 240। भारतीय यात्री क्या है? बचे हुए भारतीय। 1200 में से 216 माइनस करूंगा, फिर 72 को माइनस करूंगा मेडागास्कर से, ठीक है ना। फिर दक्षिण अफ्रीका के 480 को माइनस करूंगा तो 432 आएगा। 432 में महिला कितना? 2/3 यानी कि 288। तो पुरुष कितने? 432 माइनस 288 144। आवश्यक अनुपात कितना आ जाएगा आप लोगों का? मेडागास्कर 72, 240, ये कहाँ के आ जाएंगे? तो यह दक्षिणी अफ्रीका से आने वाली महिलाओं की संख्या, ठीक है ना।
ये 240 आ जाएगा। और इसके बाद भारतीय यात्रियों की कुल संख्या 432 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। सोल्व करेंगे तो 3:10:18 आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। 3:10:18 और सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निर्देश है निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में देशों XYZ में उपलब्ध नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। यदि वर्ष 2014 में देश X में कुल नौकरियां वर्ष 2017 में देश Y में कुल नौकरियां के बराबर थी, संबंधित वर्षों में उपलब्ध नौकरियां Z का अनुपात क्या है? ठीक है ना। 2014 में देश X में कुल नौकरियां, 2014 में देश X में कुल नौकरियां 2017 में देश Y में कुल नौकरियों के बराबर थी। ठीक है ना। तो संबंधित वर्षों में उपलब्ध नौकरियां Z का अनुपात देखिएगा, X का क्या है 45% और Y का क्या है अभी देखा है 30%। दोनों का बराबर है तो X अनुपात Y 30:45, X अनुपात Y 2:3। आवश्यक अनुपात कितना है? आवश्यक अनुपात क्या रहा है? X का 15% और Y का 50%। ठीक है ना, 15% और Y का 50%। क्लियर है। आप देखिएगा ध्यान से, तो यानी आपका यहाँ से कितना आएगा 15x:50y, यानी कि 15/50। x:y की वैल्यू निकली है 2/3। ठीक है, 5 थी 15, 5 से 10 बढ़ जाएगा, 2 से 10 5 बढ़, 3 से 3 तो 1:5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 1:5। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में XYZ में उपलब्ध नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। वर्ष 2013 और 2016 में उपलब्ध कुल नौकरियों का अनुपात 3:5 है। वर्ष 2016 में देश X में कुल नौकरी 4125 थी। 2013 में देश Z में कुल नौकरियां कितनी थी आपको बताना है। देखिएगा, 2016 में देश X में कुल नौकरी 4125। ठीक है ना, क्लियर है। 2016 में देश X में कुल नौकरियां 4125, जो कि 27.5% है। तो 100% की वैल्यू 4125 गुणा 100/27.5 यानी कि 15,000, जो कि 2016 में कुल नौकरियां है। 2013 में कुल नौकरियां 15,000 का 3/5 यानी कि 900। 2013 में देश जेड में कुल नौकरियां 9,000 आएगा, ये 9,000 का 17.5%। तो 17.5/100 तो कितना आ गया 175 गुणा, यानी कि 1575। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 1575, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निर्देश निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में देश X, Y और Z में उपलब्ध नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015 में कुल नौकरियां देश Z में वर्ष 2016 में कुल नौकरियां की 3 गुनी थी। और वर्ष 2015 में देश X में कुल नौकरियां 5,670 थी। वर्ष 2015 में देश X में कुल नौकरियां वर्ष 2016 में देश X में कुल नौकरी से कितने % अधिक थी? 2015 में देश X में कुल नौकरियां 5,670 और देश X में 2015 की बात 15 की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि 35%। 2015 में कितना आ जाएगा आप लोगों का 35%। इसके बाद 2015 में कुल नौकरियां 5,670, ये आ जाएगा 100/35 यानी कि 16,200। 2016 में देश जेड में कुल नौकरियां, ये इसका 1/3 है, 16,200/2 यानी कि 5400। आवश्यक प्रतिशत
यानी कि नीचे आएगा देश जेड में नौकरियां, देन ऊपर आएगा 5,670 माइनस 5400 गुना 100 यानी कि 270/54 इक्वल टू 5% आएगा। और ये 5% आपको ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। आई होप कि आपको सेशन समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।